अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी देर के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मैं एक वीडियो प्लान कर रही थी जिसके लिए मुझे प्रॉपर एक टाइम चाहिए था कि हमने किस तरह से उस वीडियो को लेके चलना है। एंड एज़ पर प्रॉमिस मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक वीडियो हसनैन के साथ भी रखेंगे, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ के जो भी आप लोगों के फैमिली कंसर्न्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो हसनैन बिल्कुल भी इतने ज़्यादा विलिंग नहीं थे। बट मैंने उनको सिचुएशन सारी समझाई और अपने इर्द गिर्द भी मैं जो आजकल देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो रेज हो रहे हैं। तो मुझे था क्यों ना हम इस चीज़ को एड्रेस करें। यूजुअली इस चीज़ पे बात नहीं की जाती, मेल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज हम इस चीज़ को फाइनल करेंगे और आप सब लोगों के सामने जो है इसको लेकर आएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हसनैन के साथ। थैंक यू सो मच हसनैन, आपने इतने सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए टाइम निकाला। अच्छा, आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, उस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और फिर मैंने उस पे इस चीज़ की कमिटमेंट की थी कि हम एक मेल वर्जन भी इसका सुनेंगे, ठीक है, जो कि आज तक मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सुना है, ठीक है। तो इन सब चीजों से पहले एक चीज मैं करना हम्म, चाहूंगा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया। मैं चाहूंगा कि हमारे वाइफ पे साइन करें। इसके बाद मैं लड़ूंगी नहीं। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे बातचीत होगी वो यहीं तक महदूद रहेगी, फ्यूचर में कभी मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तो ये पहले साइन होगा तो हम आगे चलेंगे। ये तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे फॉलोअर्स के लिए। ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा हसनैन, मेरी जो ऑडियंस है ना वो बेसिकली है फीमेल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ब्राइड रेडी कर रही होती हूँ या मैं कभी किसी से भी मिल रही होती हूँ, तो जो सबका जो माइंड में जो चल रहा होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किसी भी सेंस में हो सकता है, वो काम की सेंस में भी हो सकता है, और वो वैसे लाइफ के और भी जो डिसीजंस होते हैं, एज अ वाइफ हो गया, एज अ मदर हो गया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुझे सपोर्ट क्यों करते हैं? अगर मैं फीमेल वर्जन या मैं फीमेल की अगर थिंकिंग से देखूं इस बात को, तो बाय सपोर्ट एक तो उनके, आपको क्या लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में सपोर्ट का क्या मतलब है, और क्या आप क्यों करते हैं सपोर्ट? अच्छा, आई थिंक जो पहली बार जो करी कि उनकी माइंड में सपोर्ट का क्या मतलब है। हम्म। तो आई थिंक क्योंकि हमारे माशरे में किसी भी वर्किंग वुमेन को या किसी भी वर्किंग वुमेन तो दूर की बात है, किसी भी वुमेन को जो कि घर में अपना हम्म। पहलू बयान करना चाहती है कुछ है, उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे वो शादी के बाद हो। हम्म। जब वो छोटी होती है तब उसको ये कहा जाता है कि शादी के बाद कर लेना, जब वो बड़ी हो जाती है तो तब उसको कहा जाता है कि शादी के बाद जब होता है तब उसको उस वक्त ही रोक दिया जाता है कि नहीं जी ऐसे यहाँ पे ये नहीं होगा कुछ। हम्म। तो आई थिंक कोई भी चीज थोड़ी सी इस चीज को कोई भी बंदा हम्म। या कोई भी औरत जो इस चीज को थोड़ी सी भी वो देगी हम्म। अप्रूवल, आई हम्म। थिंक अप्रूवल वर्ड ठीक होगा। हम्म। या उसको थोड़ा सा भी अप्रूवल देगा तो उसको हम यहाँ पे ये समझते हैं कि वो बहुत सपोर्ट हो रही है हम्म। उस चीज के लिए। हम्म। तो मैं एक चीज तो क्लियर करना चाहूंगा कि मैं जो सबकी नज़र में अगर सबको लगे कि मैं सपोर्ट करता हूँ या कुछ वो करता हूँ, तो सबसे पहली बात ये है कि आई थिंक कोई भी मेल है ना वो बड़ा रिएक्शनरी होता है। हम्म। वो रिएक्शन के अंदर चीज़ों को लेके चल रहा होता है, ना कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जिस तरह खवातीन किसी चीज़ के ऊपर बहुत पॉन्डर करती हैं, बहुत सोचती हैं और फिर उसका डिसीजन लेते हैं। मेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वो जो है उसको रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शनरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि पहले सपोर्ट मुझे मेरी बेगम की तरफ से आई है, हम्म। और उसके बाद आई थिंक मेरे रिएक्शन में इस तरह से था कि हाँ नहीं मुझे इसको उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए या इसके डिसीजन। तो पहले इसने अपनी डिसीजंस को ना शी मेड श्योर कि इसकी डिसीजन की वैल्यू हो, कि अगर इसने कोई डिसीजन लिया है चाहे वो किसी भी मैटर के ऊपर है
छोटे से छोटे मैटर के ऊपर है, फॉर एग्जांपल किसी को गिफ्ट्स देने के ऊपर है, तो उसने उस चीज़ को मेक श्योर किया है कि चाहे हालात अच्छे हों या चाहे हालात बुरे हों, तो उसने अपनी उस डिसीजन को ऑनर किया, चाहे वो अच्छी चीज़ देख हो चाहे वो बुरी चीज़ देख हो, उसने उस चीज़ को फॉलो किया। आई थिंक कि जो जो अपनी डिसीजंस जब इसने उनको फॉलो किया उस तरह से, और जो उसमें मुझे ट्रस्ट पैदा हुआ कि हाँ नहीं इसकी डिसीजंस जो है वो मतलब अगर कोई बात कर रही है तो उसको पूरा भी कर रही है, उस चीज़ के ऊपर भी जा रही है, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ नहीं, मैं जब अगर ये भी बात कर रही है तो मैं उसको सुनूं, मैं उस पर सोचूं और उसको सपोर्ट करूं इस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक सिर्फ मेरा किरदार नहीं है इसमें, इसमें आपका किरदार भी शामिल है कि जिसके अंदर आपने अपने आप को मनवाया उस चीज़ के ऊपर कि मैं आपको सपोर्ट करूं। जहाँ तक बिजनेस वाइज की भी बात है, बिजनेस वाइज भी आई थिंक कि मेरी सपोर्ट काफ़ी मेजर जगहों पे अमायमा बनी है, ना कि मैं इस चीज़ को कहूँ कि मैं उसका मतलब उसका काम इसलिए चल रहा है या वो काम इसलिए कर पा रही है कि सिर्फ मेरी सपोर्ट है इसके अंदर। तो एक तो आई थिंक ये अच्छा, जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होता है इजाज़त मिलने का, कि जी काम करने की इजाज़त नहीं है। बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं जो जिन्होंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया बट वो उसको आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लगता है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती हैं कि किया उन्होंने भी सब कुछ होता है या लेकिन उनको आगे उस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता कि भई आप ये चीज़ करो। तो आपने इस चीज़ को कैसे आप परसीव करते हैं कि इजाज़त के साथ इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब मेरी शादी हो रही थी या जब मेरा शादी के पहले महीने के बाद कुछ, तो एक चीज़ पे मैं बड़ा क्लियर था कि मैंने बैचलर्स किया हुआ, एमबीए मैंने आधा किया हुआ, आपने बैचलर्स किया हुआ, तो एक चीज़ पे मैं क्लियर था कि अगर मेरी बीवी की एजुकेशन सेम मेरी जैसी एजुकेशन है, एज डिफरेंस सेट अपार्ट, तो मैं उसको फारिग बिठाने के हक में नहीं था। ठीक है, एक रीजन मैं हमेशा से कहता हूँ कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो शैतान को अगर आप आइडियल किसी को भी बिठा दोगे, उसको ख्यालात और उसकी वो चीज़ें जो है वो नेगेटिव सेंस में ही जाना शुरू हो जाती है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मेरी मेरा कोई भाई नहीं है। इसी तरह से आपकी साइड पे, मायमा की साइड पे भी ये सारी बहनें हैं, इनका भी भाई नहीं है। तो द रीजन बिहाइंड जो मैं शुरू से चाहता था कि ये अपना काम या अपना कुछ ना कुछ करे, जिसके ऊपर जब इसने कोर्सेज करने थे या जब इसने इवन जब हमारी एंगेजमेंट के बाद इसने अपने कोर्सेज वगैरह शुरू कर दिए हुए थे करने, इनकी शादी के बाद शुरू हुए, तो मतलब ऑलरेडी जब एंगेजमेंट के बाद इसने पहली दफा कहा तो मैंने सोचा था कि मैं भी करूँ। और इवन आई रिमेम्बर कि आपके फादर इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो मैंने उनको भी कहा कि नहीं इसको करने दें, ऐसी कोई बात नहीं, इसको अपना जो भी ये चाहती है कुछ इसके हाथ में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो रीज़न पीछे मेरी सोच इसके अंदर हमेशा से यही रही है कि ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता। लेट्स सपोज आज मुझे कुछ हो जाता है, कल कुछ हो जाता है या पीछे कुछ हो जाता है पहले, तो ज़िंदगी में कुछ पता नहीं होता। मुझे मेरे फादर की हमें किसी की भी ज़िंदगी का नहीं पता। तो आपकी साइड से खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो जाता, मेरी साइड से खुदा न खास्ता किसी को हो जाता, तो आई ऑलवेज बिलीव कि मेरी बेगम खुद इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो अपना और बच्चों का ख्याल रख खुद सके। रख सके। तो इसलिए जब हमने शुरू में सोचा था कि हम सैलून बनाएंगे या कुछ, तो याद होगा कि हमने सोचा था कि हम छोटा सा कोई बनाएंगे कुछ, तो मैंने इसको जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो मैंने इसको यही कहा कि नहीं, आप काम करो जिसको इज्जतदार तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करें, पढ़े लिखे तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करें, कि जहाँ पे कल को आप भी अपनी पहचान बना सको और कल को सपोर्ट भी कर सको। मतलब कि बेसिकली मेन मोटिव वही होगा कि इंडिपेंडेंस, कि अगला बंदा भी इंसान है, उसके भी इतने ही उसको भी उतनी फ्रीडम होनी चाहिए या उसकी भी आपको ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, जो एक हाथ ना फैलाना पड़े। अच्छा, इसमें जो यूजुअली हस्बैंड्स का कंसर्न आता है वो ये होता है कि या तो घर को दे दो टाइम या काम कर लो। ये क्या थिंकिंग है? मतलब आप मुझे खुद बताएं ना कि अगर एक बंदी बाहर जाके थक गई है, वो ऑब्वियसली उतना तो 100% घर की एक एक चीज को तो नहीं देख सकती। तो इस
इस सिचुएशन को या तो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या इसमें क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ये नौबत जो यहाँ तक आके, मुझे लगता है ये एक ना स्टक पॉइंट होता है जहाँ पे एक लड़की आके ना फंस जाती है कि भाई अब आपने अपना ऑब्वियसली घर भी खराब नहीं करना और आपको काम भी करना, अगर एक बैचलर्स एक लड़की ने किया हुआ है तो वो जो वो पॉइंट होता है कि उसके ऊपर सोसाइटी का ये प्रेशर आ जाता है कि भाई इसने अपने घर को नहीं देखा या ये नहीं किया, तो ये क्या थिंकिंग है? अच्छा, मुझे आई थिंक इसके अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग पॉइंट है हम्म। वो बिफोर मैरिज है। हम्म। ठीक है, आप जब शादी हमारे माशरे में इस तरह से कर दी जाती है कि ना लड़का लड़की एक दूसरे को उस तरह से सही तरह समझते हैं। समझते हैं, हम्म। ना उनकी उन चीज़ों का पता होता है कि उसको पसंद क्या है क्या नहीं हम्म। पसंद। हम्म। और कुछ जगहों पे हमारी खवातीन जो कि माएँ हैं वो हम्म। बेटियों को यही कहती हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर हाँ, लेंगे, ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता, हाँ। अभी अभी तो मंगनी हुई, अभी ये बात ना करो कि तुम्हें काम करना है, हाँ। 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 तुम बाद में कर लेंगे, हो हम्म। जाएगा। लड़कियां भी कहती हैं हाँ हाँ चलो जब मैं चाहता हूँ बना मना लूंगी। लूंगी। तो तो इवेंचुअली प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है। हम्म। आपको सबसे शुरू में आई थिंक क्लियर होना चाहिए हम्म। माइंड के अंदर इस बात को, बंदे की भी हम्म। और बंदी की भी, हम्म। कि क्या वो शादी के बाद काम हम्म। अपनी बीवी को चाहता है कि वो काम कर सके या ना कर सके, और हम्म। बीवी को बताना चाहिए क्या मेरा मियाँ ये चाहता है कि हम्म। वो काम कर, मुझे काम की इजाजत है या नहीं है। हम्म। हम काम हमेशा पैसों के लिए नहीं होता नहीं काम, नहीं आपकी नहीं अपनी नहीं जो स्किल्स भी होती हैं, और ज़रूरी तो नहीं आप हमेशा पैसों के लिए काम कर रहे हो सकता है अगले बहुत आपको अच्छे प्रोवाइडर भी हों, बट स्टिल एक आपकी अपनी भी आइडेंटिटी होती है, आपने इतना जैसा पढ़ा मैंने लिखे पहले होते कहा हैं कि खाली दिमाग ना। शैतानी का घर बन जाता है, और आप उसके ऊपर जब आपके पास कुछ करने को नहीं है और हम्म। कुछ उस तरह से नहीं है तो वो फिर हम्म। इवेंचुअली हम्म। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव, या फिर आपके पास इर्द गिर्द ये जो घरेलू मसले मसाइल हम्म। होते हैं कुछ हम्म। फैमिली के अंदर अपने का रह जाता है, हम्म। तो फिर आप उन्हीं में खपते रह जाते हैं। हम्म। पर अगर आपकी ये बात शुरू में क्लियर होनी होनी है, वैसे निकाह से पहले चाहिए थी। हम्म। इवन मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि निकाह में लिखी जानी चाहिए ये ये मैंने बात। भी एक वीडियो इस पर बनाई हाँ, थी कि तो हाँ। ये चीज़ें तो निकाह निकाह में लिखी जानी चाहिए। हम लोगों को अपने टाइम पे हम्म। इतना हम्म। नॉलेज नहीं था, हम्म। पर वैसे इस तरह की चीज़ें मुझे निकाह से पहले ही क्लियर होनी हम्म। चाहिए कि क्या हम्म। मियाँ चाहता है कि उसकी बेगम काम करे या ना करे। दूसरा, बीवी हम्म। चाहती है मैं काम करूँ, मियाँ नहीं चाहता, तो उनको चाहिए कि वो हम्म। रिश्ता बनाए ही ना। हम्म। पर लेट सपोज कि अगर बन गया हुआ है, और हम्म। आपने जो क्वेश्चन किया कि जो घर और उसको बैलेंस जो है, हम्म। तो वर्क और होम का बैलेंस जो है वो देखिए दोनों को करना चाहिए, हम्म। दोनों को करना पड़ता है। हम्म। बंदे को जब, आपको पता होगा जब मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, जब घर आ गए तो काम को छोड़ दो। हम्म। हम्म। यानी कि मेरा यही है कि हम मेरा नहीं, सिर्फ शायद ज़्यादातर बंदों का यही होगा, क्योंकि अल्लाह ने आई थिंक कि मेल के अंदर ये ज़्यादा पावर डाली है इस चीज़ की कि वो दो चीज़ों को, दो मिक्स मसलों नहीं को करते। मिक्स नहीं करता। वो काम की चीज़ काम तक रखता है, और घर पे वो काम नहीं लेके आता। जितनी जितनी भी मर्जी टेंशन हो। परेशानियां हाँ। हो वो घर पे ला के नहीं उसको फेंक देता किसी और चीज़ औरतों से नहीं होता। पर, औरतों से ये मेरे नहीं मुझे तो होता। नींद ही नहीं आती रात को। हाँ, मैं इसको हमेशा ये बात हमेशा से कहता हूँ कि घर और काम को हम्म। सेपरेट रखा करो, काम घर पे ना लाया करो हम्म। और घर की टेंशनें काम हम्म। पे ना लेके जाया करो। तो आई थिंक वो दोनों की तरफ से ज़रूरी है, पर जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आती है वो यही है कि फ्रेश खाना नहीं मिला, हाँ। तो हाँ। या फिर वो मेरे कपड़े नहीं इस्त्री इस्त्री हुए या कुछ है, जूते तो नहीं मैं इस पॉलिश। पे तो बस मुझे बहुत अजीब लगता है ये, मैं इस पे यही कहूँ, मतलब पता नहीं हवाले उस तरह से देने चाहिए कि देने चाहिए, फतवे लग जाते होते हैं। पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहा हुआ है कि अपना काम खुद करने की टेंडेंसी पैदा करें, बल्कि टेंडेंसी पैदा ना करें, करें अपना काम खुद करें, जिसके अंदर आई थिंक अपना काम खुद करने से मुराद आपके अपने कपड़े भी आते हैं, आपके अपना मतलब अपने जो भी मामला घरेलू है वो आपके अपने खुद भी आते हैं। तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर कोई बंदा खुद आगे हो के अपने कपड़े सुबह खुद इस्त्री कर ले, या अगर बीवी थकी हुई है और खाना नहीं है तो वो खुद बना ले या उसके लिए भी बना दे। तो मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में शायद इसके ऊपर इतना अच्छा तज़किया नहीं दे सकूँगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपकी थिंकिंग इस तरह की क्यों है? मतलब मेजॉरिटी मेल्स मुझे नहीं लगता इस तरह से इतना डीपली सोचते हैं
मतलब ये एजुकेशन की वजह से है कि घर में आपने कुछ इस तरह से देखा है क्या? इसकी रीज़न क्या होती है? ऐसी थिंकिंग काफ़ी मैच्योर थिंकिंग है ना, हर किसी की नहीं ऐसी होती। तो क्या इसकी रीज़न आपको लगता किस तरह से मैच्योर, आप किस तरह से मतलब समझ? इतना इस तरह से हर बंदा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सोचता है, मुझे लगता है बातें वो हैं जो आपको अगले को समझानी पड़ती हैं। आई थिंक मैं पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ या कोई हुँ, उस तरह का फिलोसफर हूँ या कुछ है, हुँ, ना कि मैं कोई अपने आप को कोई बड़ा ऊंचा रैंक करूँगा हस्बैंड्स की कैटेगरी में या कुछ है, ना बंदों की। पर मुझे नहीं, माय पॉइंट इज़ कि ये अगर इतना आसान सबकी समझ में ये बातें हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत आसान, ये बहुत आसान है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसान है समझना। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी बेसिक बात है जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि जो करना है वो भरना है। हुँ, ठीक है। हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि मुझे ये बात ऐसा नहीं है कि ये बात यही वाली लाइन ही जो जो करना है वो भरना ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये बात बचपन से ही समझ में थी। हुँ, हाँ, पर एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पे मुझे ये बात इतनी क्लियर हो गई कि अब मैं ये सोचता हूँ कि किसी को समझ क्यों नहीं आती। हुँ, मतलब एक बहुत सिंपल और बड़ी बेसिक सी बात है, तो क्यों किसी और को समझ नहीं आती। और आई थिंक कि समझ तकरीबन सबको आ जाती है, पर हर बंदा उस चीज़ को शायद इम्प्लीमेंट करने से, माशरे के प्रेशर से कि हाँ, मुझे तो क्या ऐसा लगता है करेगा जैसे फलां क्या मेल इसको करेगा। अपना राइट समझते हैं कि भई औरत ने घर के काम नहीं करने तो और क्या करने हैं, या ये हम कोई गलत बात तो नहीं कर नहीं, रहे। मैं आपको इस पे हाँ, मैं वो तो ये राइट समझते हैं इस चीज़ को, मुझे ऐसा उसका लगता है। राइट उस फॉर्म में होता है हाँ, जब आप, मैं वही कहूँगा कि निकाह से पहले जब आपकी चीज़ें क्लियर हो। क्लियर हो। हुँ, आप, एक चीज़ सिंपल सी है कि जो कमाई की जिम्मेदारी है वो मर्द की है। हुँ, घर पे चीज़ों को पूरा करना जो है वो मर्द की है, और जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से है, अगर बंदा उसको कमा के बाहर से ला के दे रहा है और सब चीज़ें कर रहा है, तो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक अ गुड होम और बच्चों की परवरिश, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही है। हुँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो वो राइट समझते हैं या राइट वाली बात करते हैं, तो उसके अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपका काम यही है। पर हाँ, प्रोवाइडेड कि वो बंदा भी अपनी हस्बैंड होने के जिम्मेदारियां, अपने वो हकूक, वो चीज़ें जो है वो सारी पूरी कर रहा हो, हुँ, हुँ, ये कंडीशन भी साथ ज़रूरी है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ज़्यादातर हमारे माशरे में आती है वो ये आती है कि हम लोग मतलब हस्बैंड अपनी चीज़ें पूरी ना भी कर रहा हो तो भी हम कहते हैं कि लड़की को हुँ, चाहिए कि वो उसके अंदर ही गुजारा करे और वो चीज़ हो। और ये भी मेन प्रॉब्लम तब आती है, हुँ, लड़की, मैं एक चीज़ सम अ, जो मुझे लगता है, आई थिंक हर लड़की अपने हस्बैंड के इनकम के अंदर गुजारा करने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि वो उन दोनों का मामला हो। मतलब जहाँ पे ये जॉइंट फैमिली और जहाँ पे वो चीज़ें बीच में वो आती हैं ना, तो उस लड़की को लगने लग जाता है कि ये मेरा राइट किसी और तरफ जाना शुरू हो रहा है, या मेरे राइट वॉयलेट हो रहे होंगे। क्योंकि आप देखो ना, अगर घर पे आपको दूसरी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है हमारे माशरे में ना, बहुत ही नॉर्मल है। चाहे आप अमीर से अमीर घर, पढ़े लिखे से पढ़े अमीर, पढ़े लिखे दो डिफरेंट कैटेगरीज है। पढ़े लिखे से पढ़े लिखे घर, अमीर से अमीर घर, गरीब या अनपढ़, थ्रू आउट ये बहुत कॉमन हमारा कल्चरल वो बन गया हुआ है, जैसे कहना हिस्सा बन गया हुआ है हमारी उसका, कि जो घर के अंदर नोक चोक और जो ये आपस की जो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी कॉमन कॉमन नहीं, नेसेसिटी है, हर घर में ये होना ही होना। तो इसमें भी मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हम, जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ, मैं फिर कोई स्कॉलर नहीं, पर इसमें ये बात क्लियर है कि जब आप बच्चे की शादी कर रहे हो तो उसको अलहदा कर दो। हुँ, अगर अलहदा नहीं कर सकते, और बड़ी कैटेगरीज के बाद आखिरी कैटेगरी ये बताई गई कि कुछ भी और ना कर सको तो उसकी रसोई अलहदा कर दो। रसोई का मतलब किचन उसका अलहदा कर दो। जब किचन अलहदा कर देते हो तो उसका मतलब ये कि उसने अपना कमा के अपना खाना है, हुँ, और इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी वो कमा रहा है या जो कर रहा है, मेरी बीवी बच्चों की चीज़ें पूरी हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि अगर बीवी को पता हो कि ये बंदा कमा रहा है, बाहर मेहनत कर रहा है और मेरे लिए ही लेके आ रहा है और मेरे बच्चों के लिए ही लेके आ रहा है, तो इतनी आसानी से, इतनी बंदे थोड़े बेवफा होते हैं, औरतें इतनी आसानी से, आई डोंट थिंक कि वो
इतनी आसानी से वो चीज़ करती हार हैं। मान ले रिलेशनशिप पे या नहीं, वो इतनी नहीं। आसानी से नहीं मान लेती। जब तक उनको ये पता हो कि जो ये चीज़ें हो रही हैं वो हमारे लिए ही हो रही हैं और हमारा राइट या हमारी इस चीज़ को सेफगार्ड किया जा रहा है, तो पता नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको क्या लगता है कि औरत की क्या वीकनेस होती है जिसकी वजह से वो अगर एक रिलेशनशिप में खुश नहीं भी है, चाहे वो काम ना करने की इजाज़त का हो या वैसे जो भी सारे झमेले हैं और जो भी है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसका एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट होता है और जिसका जो है वो अगले फ़ायदा उठा रहे होते हैं? आई थिंक मेल के ज़हन ब्लैक में क्या चल रहा होता है? या क्या अगलों के ज़हन में चल रहा होता है? क्योंकि एक पॉइंट होता है ना मुझे कि ये एक लगता है ऐसी स्टेट्स तो आती हैं जहाँ पे औरतें नहीं इतनी ज़्यादा वो होती कि खुश भी नहीं है लेकिन अब साथ रहना भी मजबूरी है। वो आई कौन-सा थिंक वो ऐसा। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है अच्छा। जो कि हमारे माशरे में फ़ीमेल का अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, बचपन से ये ज़हन में डाल दिया जाना कि क्योंकि उसने सारी उम्र, जब हम बेटियों को बड़ा कर रहे होते हैं हमारे माशरे में, तो हम सारी उम्र बस उसकी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसके माइंड में हर चीज़ जो होती है वो इतनी एक फैंटेसी क्रिएट कर दी जाती है कि शादी के बाद ये होगा, शादी के बाद वो होगा। तो वो जब शादी होती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी फिर शादी से उस तरह की होती हैं कि शादी के बाद ही मैं, लेट सपोज, फलां कपड़े पहन सकूंगी, मैं यहाँ जाना चाहूँ तो ये कर सकूंगी, या शादी के बाद मेरी मर्जी चलना शुरू होगी जब वो सब कुछ नहीं हो रहा होता। तो और उसको ये पता होता है कि अब मेरी डिपेंडेंसी जो है, क्योंकि उसको हर वक्त ये कहा जाता है कि तुम ये करोगी तो अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी। तो क्या होता है कि जब वो हर चीज़ उस मोहल्ले से गुजर रही होती है कुछ है, तो उसकी उसको बचपन से एक किस्म का आप सबकॉन्शियसली ना उसको डिपेंडेंट कर रहे होते हो अगले के ऊपर कि तुम्हें वो मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये नहीं होता कि तुमने कुछ करना है, ये है कि तुम्हें कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो आप उसको एक डिपेंडेंसी उसमें लेके जा रहे होते हो। तो जो ब्लैकमेलिंग पॉइंट, आप बेहतर शायद मुझे बता सको, पर मुझे जो वैसे लगता है वो ये है कि शायद वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बाहर निकल के हमारे माशरे में स्पेशली इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है इतना अच्छा कि खवातीन बाहर निकल के उस तरह से काम वो कर सके। जो किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो आप मतलब लड़की को हमारे माशरे में अभी भी कहीं ना कहीं एज अ कमोडिटी देखा जाता है। और उसको हम जितनी भी हम अभी ये क्या कहते हैं, औरत मार्च और ये वो चीज़ें भी सामने ले आए, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसको एक कमोडिटी के तौर पे उसमें देखा जाता है। और मिस यूज़ और चीज़ें जो हैं वो फिर भी कहीं ना नहीं, कहीं मतलब एग्जिस्ट अपने करती घर हैं, जाने का भी रास्ता नहीं होता। क्योंकि हम लोग वो इज्जत के पीछे तो हम मर जाते हैं ना। कि क्योंकि हम सारी उम्र रहते ही इसलिए कि फलां ये ना कह दे, फलां वो ना कह दे, अपने लिए तो हम उसमें कुछ कर ही। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि हमने जो बच्ची होती है ना उसके ज़हन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में शुरू से यही चीज़ डाली होती है कि मतलब ये चीज़ बाद में जाके कर लेना, या ये चीज़ ये करोगी तो ये रोटी बनानी सीखो या खाना बनाना सीखो, ये शादी के बाद काम आएगा, या सब्र करना सीखो, शादी के बाद आएगा। तो वो हर चीज़ आपकी जाके इवेंचुअली शादी के साथ ही लिंक हो रही होती है। अब जिस तरह मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना, मैंने कभी लाइफ में शादी के बाद सैक्रिफाइस नहीं किए होंगे, किए हैं। बट मैंने इस चीज़ में अपने आप को ये देखा है कि अगर मेरी अगर आगे बेटी है तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में भी ये है कि इसने आगे कहीं जाना है, तो आप जब किसी भी एक स्ट्रेंजर के साथ रह रहे होते हो तो आपकी चीज़ें दूसरे से डिफरेंट तो ऑब्वियसली होंगी ही होंगी। तो मैं उसको कभी भी ये नहीं कहती कि ये शादी के बाद ये होगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके अंदर एक वो भी सब्र वाली चीज़ और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा करनी है। तो जिस तरह जब एक ट्यूशन पे गई और वो मेड ने कहा वहाँ एसी नहीं है और घर में वो हर वक़्त एसी में बैठी रहती थी, तो वहाँ पसीने से वो हो रही है। तो मैं चाहती तो इट वाज़ वेरी ईज़ी कि मैं उसकी टीचर को कॉल करती और मैं कहती ईदर केसेस, या तो आप ज़्यादा पे ले लो और एसी चला के रखो, या ये कि भैया आप एसी क्यों नहीं चलाते। बट मैंने यही प्रेफर किया कि वो उस गर्मी में ही पढ़े,
उसकी रीज़न यही थी कि आपको जो सहूलतें, उसको सहूलत हमने घर में तो दी हुई है ना, तो वो सहूलत चलो उसको घर में तो मिल रही है, बट आप कहीं किसी दोस्त के घर जा रहे हो या आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो हर जगह वो एनवायरनमेंट आपके घर वाली नहीं होती, और विद एनवायरनमेंट आपको आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके अंदर अपने आप को, यानी कि अडेप्ट आप उसको इजीली कर लें। बट मैंने ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर शादी का नाम दे के नहीं डाली, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यही था कि भाई हर जगह आपको हर वो फैसिलिटीज और वो चीजें नहीं मिल सक रही होती। तो हमारे यहाँ पे तो आप लड़की का जो माइंड जो वो बचपन से ही देखते हुए ट्रेंड हो रही होती है कि उनका गोल या जिंदगी का मकसद ही ये होता है कि उन्होंने एक बेटा पैदा कर दिया ना, तो जिंदगी का मकसद अचीव हो गया। अब आप सबसे बेहतर हो, सबसे ऊपर हो, हालांकि उसमें उनका कोई किरदार नहीं, कोई उनकी टैलेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बट आप अपने आप को सिर्फ एक सिक्योर या अपने आप को सुपीरियर सिर्फ इस सेंस में फील करते हो कि भाई आपने बेटा पैदा कर दिया तो आपने जी लाइफ का जो मकसद था ना वो आपका फुलफिल हो गया। तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमें उनके जो उनके एम्बिशन हैं या जो उनकी जो थिंकिंग है कि कुछ अचीव करने वाली वो चीज़ें हमें शादी करनी तो है ही, ये नहीं कि शादी ही नहीं करनी या आदमी की ही ज़रूरत नहीं, शादी तो करनी है, बट आपकी जो प्रायोरिटीज हैं जो आपने सेट की हुई हैं कि अगर बेटी हो गई तो आप मायूसी की तरफ चले जाते हो और बेटा हो गया तो आप अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हो, या जी ये लड़के वाले हैं तो इनकी बात सुननी है, ये लड़की वाले हैं तो इन्होंने झुक के रहना है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये कहाँ का रूल है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जस्ट बिकॉज कि हमारी थिंकिंग ही, और जिन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है ना वही लोग ही इसका रूट कॉज है, मतलब वही लोग ही इसका मुझे लगता है कि रूट कॉज है। और इसी तरह एक और चीज़ ये है कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तो हम उसको ये कह रहे होते हैं कि अगर वो कोई कंप्लेन करती है कि मुझे ये चीज़ वहाँ नहीं पसंद इंगेजमेंट के टाइम पे, तो तब माँ उसको ये कह रही होती है चलो तुम जाओगी ना, वो तुम्हारा घर है, तुम जाके ये भी कर देना, वो भी कर देना, ये भी कर देना। अब जब वो एंटर हुई तो आप आपने कुछ करने की कोशिश की तो अगले ने आपको कहा आपने यही घर देके ही शादी की थी ना। तो वो तो एकदम से ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि माँ ने क्या समझा के भेजा था कि ताउन करना, ये करना और तुम्हारा ही होगा, तुमने जो करना होगा कर लेना, लेकिन अगला कह रहा है कि भैया आपने ये चीज देख के की थी ना तो अब आपको इसी में ही रहना है। तो ये जो आप उसके माइंड के साथ, लड़की के माइंड के साथ जो खेल रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे में एक ना मैरिज एजुकेशन होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों ना मैं किसी बड़ों बड़े थे उनके साथ बैठा हुआ था, तो उनने मुझे ये कहा कि अब वो लिहाज ख़त्म हो गया। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में लिहाज होता था और लोग एक दूसरे की सुन लेते थे और कर लेते थे। तो मेरा जवाब उनको बड़ा सिंपल सा था और मैंने थोड़ा हंस के ही दिया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल लिहाज तो तब भी नहीं था, बस ये है कि पहले बंद कमरों में जाके बातें होती थी। मैं कहा बातें फिर भी यही सारी होती थी। तो पहले ये होता था कि आप हम वो जो लोग होते थे वो जाके बंद कमरों में बुराइयां करते थे और एक दूसरे की बातें करते थे और सामने बड़ा हंस हंस के और उस तरह से रहते थे। और अब ये है कि ज़रा लोग ओपनली होकर कहने लग गए, तो उनके पास मेरी इस बात का जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बात तो ठीक है। हाँ तो ऐसे ही है। तो इन एक्चुअल यही है, जो जो बात आप सिक्योरिटी के ऊपर, अगर मैं वो जो आप कह रहे हो ब्लैकमेलिंग पॉइंट, और उसके ऊपर वापस आऊँ तो यही है, क्योंकि लड़की के माइंड में ये आ जाता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती। और इन एक्चुअल, देखो इन एक्चुअल रियलिटी के साथ भी इसका लिंक है कि इन एक्चुअल एक लड़की का इस माशरे में अकेले बाहर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो एक लड़की बाहर अकेले कहीं रेंट पे घर भी लेती है, उसको वो भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है। इवन लड़कों को भी मुश्किल से मिलता है, पर लड़की को भी अकेले घर बाहर बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर उसको बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि क्योंकि कोई भी लड़की सीधे तरीके से तो एकदम से तरक्कियाँ वो कर नहीं सकती, अगर अकेली होगी तो उसके ऊपर और बड़ी सी तोहमतें लगती हैं। फिर अगर उसके बच्चे होंगे तो उनको बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, बीइंग अ सिंगल मदर या कुछ। तो इसीलिए किसी ना किसी फॉर्म में हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे माशरे में, हमें एक मेल फिगर साथ प्रेजेंट या कुछ है वो चाहिए होता है कि किसी की तरफ, मतलब लेट सपोज खुदा ना खास्ता किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो भी जी उसको भी उतना राइट नहीं दिया जाता। यहाँ पे उसको भी डिपेंडेंसी देनी पड़ती है अपने
अब्बू पे, और अब्बू नहीं तो भाई पे या किसी के साथ रह के करके उसको वो चीज़ करना पड़ता। इन सारी चीज़ों का असर जो होता है ना, इवेंचुअली उस औरत पे तो गुजर ही रहा होता है, पर औलाद पे होता मैं इसी पॉइंट पे आने लगी थी। एक दफ़ा हमारा इस पे भी डिस्कशन हो रही थी। वो आपने कुछ इस तरह से कहा था ना कि आप जिस तरह से अपनी बीवी को ट्रीट कर रहे होते हो, वो बज़ाहिर आपको ये लग रहा होता है। वो क्या था? है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बातें फजूल तो मैं बड़ी करता हूँ। तो आई आई बिलीव, सीधी सी बात के वही बात, बैक टू द बेसिक, कि जो करना है वो भरना है। तो अगर आप अपनी बेगम के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपकी बीवी उसी तरह से आपको रिस्पॉन्स देगी और उसी तरह से वो आपके बच्चे को रिस्पॉन्स देगी। अगर आप अपनी बीवी को दबा के रख रहे हो, ठीक है, वो आपके सामने तो जी 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 खाना टाइम पे, ये वो सब कुछ करेगी, पर जब आप बाहर जाओगे तो वो बीवी अपना दुख अपने बच्चों के आगे रोएगी, और उस बच्चे के अंदर आपके लिए कभी वो इज्जत डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वो इज्जत डालनी उस बच्चे के दिल में आपकी बीवी ने है नहीं, और अगर बच्चा वैसे भी ऑब्जर्व भी कर रहा है, अगर ना भी कर, ना, ऑब्जर्वेशन तो बहुत तेज होती है। ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ जा सकती है ना। लेट सपोज अगर वो देख रहा है मारते हुए अपने अब्बू को, उसको अपनी अपनी अम्मी को मारते हुए देख रहा है, तो उसकी दो चीजें हो सकती है ना। वो खुद भी ऐसा हो सकता है कि मारना है, पर वो जो इज्जत है ना, मतलब एक्शंस तो उसके दोनों तरफ जा सकते हैं, पर वो जो इज्जत, मैं सिर्फ अभी हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, वो जो इज्जत बंदा बड़ी दबदबे और उससे बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वो उसकी बन नहीं सकती, क्योंकि वो परवरिश, वो सब कुछ जो है, वो औरत कैसे दे सकती है उस बच्चे को उस तरह से। मतलब वो किसी को, अगर वो अपने बच्चे का कि प्रिटेंड भी करेगी कि नहीं नहीं तुम्हारा अब्बू है, या ठीक है, ख्याल वो रख, वो चीज़ नहीं हो नहीं सकेगी। हो सकती। और मैं ये भी बता दूं कि लेट सपोज, मैंने ये भी देखी हैं सिनेरियोज देखी हुई हैं कि जहाँ पे बेटों ने अपनी माँ को पिसते हुए देखा है पूरी उम्र, और पर जब वो बड़े हुए और उन्होंने कहा माँ हमारे साथ चल, तो माँ कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ सकती। तब बेटा कहता है ये क्या बात है। तो पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि उस बेटे के अंदर फिर भी उस बाप के लिए इज्जत नहीं बनी, पर बाप को इस बात के घुमांडा के लोरी मेरी बीवी मुझे छोड़ के नहीं जा रही, हालांकि जो उसकी उम्र भर की जो कमाई है वो उसके बच्चे हैं। हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं को मैं मुझे एक बुजुर्ग ने ना, उनने मुझे एक किताब दी पढ़ने के लिए कि ये किताब पढ़ना। तो वो किताब थी 7वीं क्लास की इस्लामियात की, 7th या 8th क्लास की इस्लामियात की। आज यकीन करो मैंने एक पेज पढ़ा पहला, और मैं डर के मारे आज तक आगे नहीं पढ़ सका। हमें 7वीं 8वीं क्लास में ही बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो मैंने एक पेज पढ़ा और मैं डर के, आज तक मेरे दराज में पड़ी है वो, मैं दोबारा खोल नहीं सका। मुझे डर आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ है। तो उसमें बड़ी बेसिक एक एक दारोमदार हमारा जो इस सारी चीज़ में है ना, इस सारी दुनिया में आने का कुछ है, वो है परवरिश, अपनी नस्लों की परवरिश। क्यों? क्योंकि उसने इस दुनिया में या अच्छाई लेके आनी है या बुराई लेके आनी है। तो आपकी एक मेजर जो चीज़ है वो हमारी कमाई इन एक्चुअल वो है, हमारी औलाद है, कि हम उनकी परवरिश कैसे करते हैं। तो वो तो हम लूज़ कर रहे हैं एज एन इशू। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक अगर हम इसको सम अप करें, तो एक खुशहाल शादी और एक अच्छी शादी क्या होती है, या क्या हो, उसको कैसे उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है? एक तो जिनकी शादियां अब हो गई हुई हैं, वो क्या करें, और जिनकी होनी है वो क्या करें? क्या होती है खुशहाल शादी, क्या होती है? पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि खुशहाल शादी किसको कहते हैं। अगर आप खुशहाल शादी का मतलब ये समझते हो कि कोई कभी लड़ता नहीं है या किसी के कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते कुछ है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में आज साइन ना करवा रहा होता। लड़ाइयाँ हमारी बहुत होती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरा माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है, हमाइमा का माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है। हम बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटी, ऑपोजिट हैं हम दोनों, एक दूसरे का ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट्स हैं, मिजाज भी हमारे ऑपोजिट हैं। हमारे शौक भी ऑपोजिट्स ऑपोजिट हैं। हैं सब। मेरा शौक है सादे कपड़े पहनना, इसका शौक है कि नहीं आप कोई कलरफुल कपड़े पहना करें, आप कोई इस तरह, मतलब अगर मैं कुछ ये पहनता भी हूँ तो वो इसकी पसंद है।
और अगर हम मेरा मतलब मेरा फोकस जरा लाइफस्टाइल के ऊपर है, आपकी ज्यादा फोकस सादगी के ऊपर है। नहीं, लाइफस्टाइल के ऊपर किसका दिल नहीं करता, दिल मेरा भी पता नहीं आपका कैसे नहीं करता, मुझे नहीं समझ आती आपका कैसे नहीं करता। आई वुड जब देखो, जब अल्लाह दे तो आप महंगे कपड़े पहनो। आई वुड वांट टू वेयर अ वेरी एक्सपेंसिव शर्ट बट अ प्लेन वन, मतलब इतना उसके ऊपर कोई वो ना हुआ हो, लाइनें लूनें इतनी ना भी लगी हो तो मुझे ओके। दूसरा, मैं और ये बहुत फ़र्क है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब इसको कोई भी चीज़ मेहनत किए बगैर मिल नहीं सकती, ये तो कंफर्म है। और मुझे ये लगता है क्योंकि ये बहुत मेहनती है इसलिए इसको उसके बगैर मिल नहीं सकती, जबकि मैं मैं बिल्कुल उतना मेहनती नहीं हूँ। मैं वो वाला बच्चा हूँ जो कि प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले या एग्ज़ाम से एक दिन पहले तैयारी करने वाला, या और हमेशा उस एग्ज़ाम में बड़े अच्छी तरह से पास भी हो जाना और प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छे हो जाना, या जो भी काम करना है उसमें बहुत अच्छे हो जाना। तो आई थिंक कि हमारी पर्सनैलिटीज़ बहुत क्लैश करती हैं। इसको इसी बात पे गुस्सा भी मेरे पे बहुत चढ़ता है कि आप उस चीज़ के ऊपर सोच ही नहीं रहे, आप उस चीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, कोई वर्किंग नहीं कर रहे। तो मेरा इसको होता है कि काम हो जाएगा ना, तो बस काम हो जाएगा। पर शी मतलब वो हर बार, ये हर मामले में इतनी विजिलेंट है, इतनी उस चीज़ की पेन लेती है कि नहीं ये होना चाहिए, ये कैसे होगा, ये उसके उसके सारे रास्ते निकाल के ना, जो भी रास्ता उस तक जा सकता है किसी गली मोहल्ले में से भी वो निकाल के इसके पूरी अपनी वर्किंग प्लान और उसके ऊपर फिर डट के मेहनत करना, इसने वो करना होता है, मतलब कि हाँ। और मैं इसे कहता हूँ इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ हो जाओ, पर इसका होता है नहीं नहीं नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही, अगर ये नहीं होगा तो पॉइंट बीइंग हमारे मिजाज में भी बहुत, मैं जरा थोड़ी सी जरा हाइपर हूँ या थोड़ी लाउड हूँ, आप जरा थोड़े धीमे हैं, तो वो समझदार है, मैं बेवकूफ हूँ। ये धीमा बंदा समझदार होता है ना, वो कहते हैं वो कहा जाता है कि कम सोना इबादत होती है, कम बोलना अक्लमंदी होती है। तो मैं कम बोलता हूँ या कम रिस्पॉन्सिव हूँ, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आप भी अक्लमंद हो, ये मैंने लिखवाया हुआ था। अच्छा, तो अगर आप एक खुशहाल शादी का मतलब ये समझते हो, जो कि हमारे माशरे में शायद ये समझा जाता है कि जी ये एक दूसरे के साथ बहुत कभी लड़ते ही नहीं है या कभी आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ होगा या कुछ है, तो आई डोंट थिंक दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ खुशहाल। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप अपने घर में भी बहन भाइयों के साथ भी हो तो आपकी लड़ाई होती है। आप आप सिंगल पर्सनालिटी नहीं हो, जब आप दो हो गए हो तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो ख्वाहिशात हैं, दो दो विजन्स तरह के हैं। विजन्स हैं, दो तरह के तरीके हैं उन चीज़ों को करने के। तो आप ये नहीं कर सकते कि हाँ नहीं नहीं यही ठीक है। बट आई थिंक जो चीज़ आप में भी अल्लाह ने गिफ्ट डाली हुई है, और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे में भी डाली हुई है, वो ये है कि अपनी गलती को मानना। कि आई थिंक जो आपने एक पहले भी क्वेश्चन किया था ना कि आपका इतना क्लियर माइंड क्यों है, आई थिंक मुझे ब्लेसिंग अल्लाह मियाँ की तरफ से सिर्फ ये है कि मैं हमेशा अपनी गलती तो मानने की माने फ्लेक्सिबिलिटी है, तैयार कहीं ना कहीं मुझे होता है कि अच्छा हाँ मैं भी गलत हो सकता और इससे हम समझते हैं हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, हम बेहतर कैसे हूँ, बन उसको सकते पॉजिटिव उसमें। लेट्स सपोज अगर कहीं हमारी गाड़ी लग जाती है, तो हमारे माशरे में गलती आपकी हो भी, पर नहीं जी आपकी गलती नहीं है, गलती अगले की है, उसी को बोलना करना तू इत्थों क्यों आया, तू आया कि कितना। तो पर आपने ये भी देखा कभी मेरी जब भी कभी ऐसा कुछ छोटा मोटा हुआ है, तो आपका रिएक्शन आगे से ये आता है कि मुझे लगता है कि कहीं कुछ मेरे से गलती हुई है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। आप अपनी चीज पर आप फिर सोचते रहते हैं को क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई है, आप इसका दूसरे वाले पे नहीं वो करते हो। मैं इसकी बात नहीं करता, मैं वैसे करता कि मैं बस देखता हूँ कि तो चलो हो गया, सब ठीक है, चलो चलो। तो पॉइंट बीइंग ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक खुशहाल शादी के लिए भी है, किसी भी खुशहाल रिलेशनशिप के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटीज दोनों तरफ रखना ज़रूरी है। हाँ, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अपना राइट किसी को देना भी नहीं है। हम लोग यूजुअली अच्छे बनने के चक्करों में इतने अच्छे बनना शुरू करने कोशिश करने लग जाते हैं कि हम अपनी चीज़ें भी गवा देते हैं, उस तरह से दे देते हैं। तो अपना राइट कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हम लोगों ने अपना पॉइंट समझाना है, और अपना पॉइंट समझाने का तरीका हमेशा अगले को थोड़ा बुरा लगता लगता ही है, है लेकिन वो और उसके समझाने ऊपर के आर्ग्यूमेंट तरीके पे होते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है।
तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ये प्यार की डेफिनेशन है, जो मूवीज़ ने और ये जो मीडियाज़ ने हमारे दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं कि प्यार क्या होता है या लव क्या होता है, तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि उस एक्सपेक्टेशंस और उसके अंदर भी हम लोग बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कहते किसको है। वो आई थिंक शाहरुख खान ने सबका दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं। तो वो भी इसमें आएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि मैरिजेस जो आजकल की हैं वो इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? जो रेशियो ऑफ सेपरेशन या जो रेशियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो भी है वो अब बहुत कम होता जा रहा है। तो आपको रीज़न, कोर रीज़न क्या लगती है? एक तो सबसे पहले हमारे जो लड़के हैं उनकी परवरिश सबसे पहले देखें। ठीक है, लड़की ने घर बनाना है, बर्दाश्त और वो सब कुछ उसने करना है, पर सबसे पहले हमारे लड़कों को शादी से पहले शादी का मतलब ही नहीं पता होता। कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सैर सपाटा शादी नहीं है। क्या है? शादी का मतलब हमारे लड़कों को नहीं पता। मैं किसी को क्या कहूँ, जब मेरी हो रही थी तब मुझे भी नहीं पता था कि क्या मतलब है। पर शादी का मतलब हम लोगों में से किसी लड़के को नहीं बताया। लड़की को तो बचपन से ही शुरू कर दिया था ना, शादी ये शादी वो, तुमने रोटियां बनानी, तुमने ये करना, तुमने वो करना। तो उसको होता है मैंने कहीं ना कहीं काम और मैंने ये चीज़ें करनी। पर लड़के को बचपन से नहीं बताया जाता, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम, कभी ये नहीं कहा जाता कि शादी के बाद तुम क्या करोगे। उसको यही कहा जाता है हमेशा कि बस तुमने मतलब बस तुम आ गए हो दुनिया में, अब तुम्हारे लिए काफ़ी है कि तुम दुनिया में आ गए। करो काम और उस तरह से, और तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। तो उसको यही पाया जाता है शादी के बाद। अगर हो शादी की बात हो भी या कुछ है तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ये करेगी। और अगर कभी उसको शादी के लिए वो ना मान रहा और मनाना भी हो तो ये कहते तुम्हारे ये काम कौन करेगा, तुम्हारी ये चीज़ें कौन करेगा, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो हमारे लड़कों को सबसे पहली चीज़ कि हमारे लड़कों को शादी की कोई तरबियत ही नहीं दी जाती। और हमारे उसमें एजुकेशन नहीं है बच्चों को। मैं लड़कों का कसूर भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हमारी परवरिश का कसूर है ये कि उनको उस चीज़ की तरफ लाया ही नहीं जा रहा होता। और उसके बाद फिर अगली चीज़ कि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता, अब आहिस्ता आहिस्ता ना पेशेंस बहुत ख़त्म होने लग गया। मैं इसकी नहीं नहीं, दोनों का, लड़कियों का भी है, दोनों की साइड से जो पेशेंस है वो ख़त्म होने लग गया। उसकी रीज़न भी मुझे जो लगता है, यानी कि अगर मैं अपनी जनरेशन से कंपेयर करूँ तो हम लोग सबसे पहले वो देते थे क्या कहते हैं, वीसीआरस। मूवी देखनी होती थी तो कैसेट प्लेयर डालते थे। मूवी लाने के लिए हमें दुकान पे जाना पड़ता था, एक मूवी वापस करनी पड़ती थी, फिर एक मूवी लेके आनी पड़ती थी, हम वीसीआर में डालते थे। अच्छा जी, हमने अगर रोक दी है तो अगले दिन अगर हमने दोबारा देखनी है तो हमें शुरू से देखनी पड़ती है, और अगर वहाँ तक जाए तो उसको फॉरवर्ड करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। ठीक है, तो उस सारी चीज़ के प्रोसेस हम से गुजर प्रोसेस में से गुजरना होता था, उसके अंदर एक सब्र था हमारा। हमारा वन बटन क्लिक। अब आपको कोई गाना चाहिए, आपको किसी दुकान पे नहीं जाने की ज़रूरत, आपको किसी उस पे नहीं जाने, बल्कि हमें गुस्सा चढ़ता है कि ये बफर क्यों हो रहा है। कि ये मतलब ये 3 सेकंड अगर इसने बफरिंग में लगा दिए हैं तो ये दुनिया कहाँ जा रही है? तो तबाह होने लगी है दुनिया। तो हम उस 3 सेकंड के बफर में दुनिया तबाह कर देते हैं, और उसी चीज़ के अंदर हम आप कभी-कभी अपना वो बच्चे जो हैं वो आईपैड भी फेंक देते हैं, फ़ोन फेंक देते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो इम्पेशेंस आ गया हर चीज़ के अंदर बहुत, क्योंकि हम अब प्रोसेस फ़ॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो सिर्फ़ उसको जो चीज़ चाहिए वो उसी वक्त चाहिए। हाँ। हम्म। और वही चाहिए और उसी वक़्त चाहिए। और आई थिंक वी कैन लिंक इट टू सोशल मीडिया एज़ वेल, कि जो अभी आने वाली जनरेशन से मुझे बहुत डर लगता है कि ये बहुत डिप्रेशन की तरफ जाएँगी। उसकी रीज़न ये है कि वही बात कि अगर एक प्रोसेस से गुज़र के सक्सेस मिले, उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, और एक ओवरनाइट सक्सेस मिलना और ओवरनाइट फेम मिलना, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी। और जब वो शॉर्ट लिव्ड चीज़ खींची जाती है ना वापस, तो वो बंदे को हैंडल नहीं होता, और स्पेशली इतनी छोटी एज में। क्योंकि ये जो बच्चे जिनको फेम और ये जो चीज़ें हो रही हैं जो इर्द गिर्द, उसमें इसके बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं
पर अभी हम रीज़न डिस्कस करें तो आई थिंक इम्पेशंस बहुत आ गई है, और हम दूसरों को देख के अपना मुंह लाल करने वाली कौम बनते जा रहे हैं कि अगर वो ये कर रहा है तो हमें भी ये करना है, वो ये कर रहा है तो हमें ये करना है। हमेशा ऊंची ख्वाहिशात होना कोई बुरी बात नहीं है, ऊंचे ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी को देख के वो चीज़ चाहना, इसका मतलब है वो आपकी अपनी ख्वाहिश नहीं है, वो आप किसी को देख के अपने अंदर पैदा कर रहे हो, तो वो हमेशा हार्मफुल होगी, वो हमेशा नेगेटिव साइड पे लेके जाएगी आपको। आई थिंक इतना ज्ञान काफ़ी है। अच्छा, मुझे वैसे भी लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आप लोगों के जो कंसर्न्स थे और जो भी क्वेश्चंस थे वो आंसर हो गए होंगे। इस वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट्स अपने लिखने हैं कि आपने क्या फतवे नहीं जाने थे। क्या क्लैरिटी आपको मिली, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है उन लोगों के साथ जहाँ पे आपको लगता है इस वीडियो की बहुत शदीद ज़रूरत है। अगर इस वीडियो की वजह से इसनैन कोई एक बंदा भी इंसान बन गया ना, उसका स्वाब आपको जाना है। इतनी गालियां मुझे पड़ी हैं, उसका वो अल्लाह मियाँ देख रहे हैं कि क्या करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।